वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग का अपने चैनल अपने क्लासरूम में। आज हम लोग देखने वाले पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश ये वीडियो रेगुलर एज वेल एज आइडल सेक्शन दोनों के लिए यूजफुल होने वाला है। मतलब जो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से पेपर देते हैं उनके लिए भी यूजफुल होने वाला है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये वीडियो रेडी कर रहा हूँ, पोर्शन दोनों कंबाइन करके बना रहा हूँ, तो ये दोनों के लिए यूजफुल होने वाला रेगुलर एज वेल एज आइडल सेक्शन। बीकॉम बैफ हर एक के लिए यूज होगा। क्वेश्चंस भी मैंने खुद के रेडी करके रखे हुए जो हर एक जगह पे यूज हो जाएगा। जिन्होंने वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो मान लो पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन कैश कंप्लीट हो गया। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किसके इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या होता है, हमें सॉल्व क्या करना होता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या होता है, या फिर एक्सेस कैपिटल कैसे फाइंड आउट करते हैं। हर एक स्टेप बाय स्टेप में वन बाय वन देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं एंड ये कैसे सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशन पार्ट वो भी देखेंगे हम लोग। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। कभी भी डायरेक्टली आंसर पे जाने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा उस चैप्टर का मीनिंग क्या है। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पहले इसका मीनिंग समझ लो, बहुत ही इजी है। आप क्लियरली समझ है नाम से कि हमें कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है, बट किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें आपका सब कुछ इस चैप्टर के ऊपर। देखो, ये चैप्टर है ना, इस एक वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है, पीसमील। तो सोचो ना, पीसमील इसका मीनिंग क्या निकलता है आपका? ठीक है, पीसेस मतलब पार्ट्स निकलता है, पार्ट मतलब हमें थोड़े थोड़े पार्ट करके कैश को डिस्ट्रीब्यूट करना है। नहीं समझा? चलो देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश आखिर होता क्या है। आपने एक वर्ड सुना रहेगा, डिसोल्यूशन। क्या? डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? किसी भी बिजनेस का क्लोज डाउन होना, डिसॉल्व होना, बंद हो जाना। मैंने वर्ड क्या बोला? डिसोल्यूशन। ठीक है, 12th में चैप्टर भी पढ़ा रहेगा आपने, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। किसी भी बिजनेस का वाइंड अप हो जाना, क्लोज डाउन हो जाना। अब सोचो, अगर कोई एक बहुत बड़ा बिजनेस या छोटा बिजनेस जो भी होने दो, बिजनेस क्लोज हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है, तो उसको दो मेनली इंपॉर्टेंट काम करने पड़ते। वो क्या देखते हैं हम। देखो, अगर कभी भी कोई भी बिजनेस क्लोज डाउन होता है, बंद होता है, तो उसको सबसे पहले उसके बिजनेस में जितने भी एसेट्स होंगे वो सब के सब वो सोल्ड करेगा। एंड जब सोल्ड करेगा तो उसके पास कैश आएगा। तो उस कैश वो क्या करेगा, उसके पास जितने भी लाइबिलिटीज होगा उन सबको क्या करेगा? पेड करेगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर बोल सकते हो, उन्होंने कहा ना, इसी वर्ड के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या करेगा? जब कभी कोई भी बिजनेस कोई भी फॉर्म क्लोज होता है, वाइंड अप क्लोज होता है, तब उस वक्त उस बिजनेस को दो एक्टिविटी करना कंपलसरी होता है। फर्स्ट वन, तो उसके पास जितने भी एसेट्स होंगे, जितने सोल्ड हो सकता है, सबको सोल्ड करेगा। एंड जो पैसा आएगा उससे वो अपने सारे लाइबिलिटीज को पेड करेगा। लेकिन मैं सोचो ना, हमारा बिजनेस में इतने सारे एसेट्स होंगे, इतने सारे मशीनरीज होंगे, इतने सारे फर्नीचर होंगे, एंड हो सकता है बहुत सारे लाइबिलिटीज भी होंगे, तो सबके सब क्या पॉसिबल है क्या कि एक ही दिन में सब कुछ पे कर दे? पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि हाँ, पॉसिबिलिटी हो सकता है, 1-2% चांसेस हो कि कोई कंपनी एक ही दिन में सब कुछ काम खत्म हो जाएगा, छोटा बिजनेस है तो। लेकिन अगर लार्ज बिजनेस है, लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको वाइंड अप करना सिर्फ एक दिन में इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो उसे थोड़ा थोड़ा करके, पार्ट करके, मतलब कुछ एसेट सोल्ड किया, पैसा आया, चलो लाइबिलिटी पे कर दिया, फिर अगले दिन या फिर अगले मंथ में थोड़ा पैसा आया, फिर उससे नेक्स्ट लाइबिलिटी पे कर दिया। मतलब जितने भी लाइबिलिटीज को पे करेंगे हम लोग, एसेट्स को सोल्ड करके, पैसा ला करके लाइबिलिटीज को पे करेंगे इन सम स्टेजेस, उसी को बोलेंगे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। सम स्टेजेस के अंदर हम लोग अपने लाइबिलिटीज को थोड़ा थोड़ा करके पेड करेंगे, उसी को बोलेंगे पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। मतलब हम लोग इस चैप्टर में वही देखने वाले हैं कि अगर कोई बिजनेस वाइंड अप हो रहा है तो उस बिजनेस का हम लोग लाइबिलिटीज को कैसे पे करेंगे, पार्ट में एसेट्स को सोल्ड करके, पैसा ला करके, वही चीज हमें इस चैप्टर में देखना है। अच्छा, इसके एक्चुअली देखा जाए तो दो मेथड है। यस, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश आपके दो मेथड। इसके टाइप्स की अगर बात करूं मैं, तो इसके दो टाइप्स है। फर्स्ट वन जो हम पढ़ने ही वाले हैं आज, जो है आपका सरप्लस मेथड। ठीक है, सरप्लस मेथड।
एंड सेकेंड वन जो है, इसके अलग अलग नाम है, बताऊंगा मैं अभी। मैक्सिमम पॉसिबल, या फिर इसी का बोल सकते हो नोशनल लॉस मेथड। ऐसे दो मेथड है, लेकिन आपके सिलेबस में ये मेथड नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सरप्लस मेथड ही करना है, हमें ये मेथड नहीं देखना है, मैक्सिमम पॉसिबल नोशनल मेथड। ये मोस्टली प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह में आते हैं, तो फिलहाल तो यहाँ नहीं है। आपको सिर्फ यही देखना है, क्या, सरप्लस मेथड। तो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश का मीनिंग समझ चुका होगा। इसको थोड़ा थ्योरेटिकली अगर देख लिया जाए, इन प्रैक्टिस डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म इज लेंदी प्रोसेस। अभी देखा हमने, अगर एक्चुअल लाइफ की बात किया जाए तो डिसोल्यूशन किसी फॉर्म का थोड़ा लेंदी प्रोसेस है। एसेट्स आर रियलाइज, मतलब बेचना होता है, सोल्ड करना होता है। एंड दिस अमाउंट आर यूज टू सेटल द लायबिलिटी ऑफ सम स्टेजेस। एसेट्स को रियलाइज करके, सोल्ड करके अपने लायबिलिटीज को कुछ स्टेजेस के अंदर सेटल करने को ही हम क्या बोलेंगे, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश। इसी को अलग अलग नाम दिया गया, इसी चैप्टर को बोल सकते हो। इसके अंदर जो मेथड की बात किया ना मैंने, ये वाला हमें यही करना, ये तो है नहीं, तो उसको अलग अलग नाम दिया गया। ध्यान रखना, अगर मान लो कभी कभी बोल जाए कि प्रपोज दैट कैपिटल मेथड सॉल्व करो, तो ये मत सोचना कि ये मेथड हमने किया ही नहीं है, ठीक है। इन सबके अलग अलग नाम दिए गए। यहाँ पे मैंने 5 नाम यहाँ लिख के रखे हुए, तो ये 5 में से कोई भी अगर नाम आए समझ जाना यही चैप्टर है आपका, ओके, ठीक है। उसके बाद गिवन इन क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में हमेशा 2 चीज दिया रहेगा इस चैप्टर के अंदर। एक तो एक ओल्ड बैलेंस शीट होगा, दूसरा कुछ एडजस्टमेंट्स होंगे। एडजस्टमेंट तो अकाउंट्स में हर जगह मिलता ही है हमें, और ओल्ड बैलेंस शीट, ओल्ड न्यू कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस बैलेंस शीट मतलब क्या, वही लायबिलिटीज एंड एसेट्स गिवन रहेंगे, एंड उस लायबिलिटीज एंड एसेट्स के थ्रू पे हम लोग एडजस्टमेंट के साथ अपने पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश को कंप्लीट करेंगे। ओके, हमें सॉल्व क्या करना, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हर क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में इस चैप्टर में हमें क्या सॉल्व करना होगा, ये 3 चीजें ध्यान रखना। ये 3 चीजें करना कंपलसरी है। अगर मान लो मैं बोलता हूँ 20 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपका 20 जो किस तरह से डिवाइड होगा, देखो इसमें 7 मार्क्स, ठीक है, इसमें 8 मार्क और इसमें 5 मार्क, समथिंग कुछ ऐसा, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है मार्क्स ऊपर नीचे, रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ, तो आपको तीनों भी करना कंपलसरी। कोई भी क्या करता है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट नहीं करता है, डायरेक्ट ये वाला और ये वाला कर देता है, तो ये नहीं करोगे तो मार्क्स कट होने के चांसेस ज्यादा था, और समझता भी नहीं है। तो हमें तीनों स्टेप्स करना है। पहला क्या, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, सेकेंड वन ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और थर्ड वन स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों का मीनिंग समझते हैं। पहला स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, मतलब मान लो 3 पार्टनर है, तो तीनों में से एक ने लाया 10,000, एक ने लाया 15,000, एक ने लाया 20,000, ठीक है, और इनका रेशियो है 3:2:1 समथिंग काइंड ऑफ। तो उनके रेशियो के हिसाब से कौन से पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल लाया एज कंपेयर टू अदर पार्टनर। रिपीट करता हूं, मैंने कैसे स्टेटमेंट बोला, मैंने उनके रेशियो के हिसाब से कौन से पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा लाया, एक्सेस कैपिटल लाया कंपेयर टू अदर पार्टनर, वो कैलकुलेट करना। यहां तो समझ रहा है 30-20-10 में मतलब ये ज्यादा है, लेकिन उसके रेशियो भी कंपेयर करना होता है हमें, ठीक है। उसके रेशियो कंपेयर में किसने ज्यादा पैसा लाया, उसके वो कहां मालूम पड़ेगा हमें, एक्सेस कैपिटल में। सेकेंड ऑन ऑर्डर ऑफ पेमेंट, देखो हमारे पास ना बहुत सारे लाइबिलिटीज होते हैं। इसमें एक रियल एग्जांपल भी लूंगा आगे मैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे लाइबिलिटीज होते हैं। आपने कभी ऑब्जर्व किया रहेगा तो अपने बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में इधर बहुत सारे लाइबिलिटीज होते हैं, तो उसमें से पहले किसको पे करें, देन किसको पे करें, तो स्टेजेस उसको बोलते हैं हम लोग। तो वो स्टेप्स हमें इसके अंदर देखना है। लास्ट वन, जब सब कुछ पैसा आ जाएगा, डिसीजन हो जाए पहले किसको पे करना है, देन किसको पे करना है, तो कैश जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे हम पे करते हैं, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज, ठीक है। तो 3 स्टेप हमेशा याद रखो। पहला क्या, स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल, सेकेंड क्या, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, थर्ड क्या, स्टेटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चलो पहले देखते हैं हम लोग की स्टेटमेंट ऑफ एक्सेस कैपिटल। टोटली फॉर्मुलेटेड है ये, यही स्टेजेस से अगर स्टेप पूछा, मतलब क्वेश्चन पूछा, तो पहले आंसर स्टार्ट करने से पहले पूरा एज इट इज फॉर्मेट बना लो। यस, एज इट इज, जैसा दिख रहा है अभी आपको डेस्कटॉप पे, पूरा वैसा बना लो। मतलब ये स्टेप्स, ये फॉर्मूला, सब कुछ मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, बस यहाँ पार्टनर्स के नाम चेंज हो जाएंगे। देखो आपको हो सकता है कि मैक्सिमम 3 ही पार्टनर दे, ठीक है, तो मैंने 3 कॉलम बना के रखे 3 पार्टनर्स के लिए। बाकी ये सारी चीजें कंपलसरी एज इट इज लिख लो, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। याद रख लो कि टोटल 11 स्टेजेस है। कितना, टोटल 11 स्टेप्स है आपके पास, 11 स्टेजेस है। उसके ऊपर ही आपका ये पूरा एक्सेस कैपिटल फाइंड आउट होगा। उसमें क्या है देखते हैं। देखो इसमें से भी अगर ना आपने स्टार्टिंग के 5 याद रख लिया ना, 5 से 6,
ठीक है, 5 से 6 याद रख ले तो ये सब रिपीट होता है। दिखाता हूँ, बताता हूँ। देखो पहले तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, फॉर एग्जांपल 3:2:1। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ इसमें, पहले समझ फिर करते हैं। एडजस्टेड कैपिटल होता क्या है, ये जो आपको क्वेश्चन में कैपिटल दिया होता है, कभी कभी रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, अगर मान लो ड्राइंग दिया है तो ड्राइंग माइनस करने के बाद वो सारे एडजस्टेड होने के बाद यहाँ पे अमाउंट है। मैंने लिख के रखा हूँ, यहाँ पे बताऊंगा अभी एडजस्टेड कैपिटल और क्या होता है डिटेल में। यूनिट कैपिटल कैसे मिलेगा, यहाँ पे जो अमाउंट होगा डिवाइड बाई ये करना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूँ, 1:2:3। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं 10,000, 20,000, थोड़ा चेंज करते हैं 40,000 एंड चलो 90,000। ठीक है, अब मुझे निकालना है यूनिट कैपिटल। मतलब क्या करना है, 2/1 का मतलब क्या होता है, सेकेंड स्टेप में से फर्स्ट स्टेप को डिवाइड करो। मतलब 10,000 डिवाइड बाई 1 तो कितना आएगा, ये 10,000, 40,000 डिवाइड बाई 2 20,000, 90,000 डिवाइड बाई 3 30,000। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, बेस कैपिटल। बेस कैपिटल का मतलब क्या होता है, लोवेस्ट अमाउंट ऑफ थर्ड स्टेज। ओके, थर्ड स्टेज ये है, तो इन तीनों में सबसे लोवेस्ट कौन सा मुझे बताओ जरा आप लोग। सर 10,000, तो क्या करेंगे, सब में हम लोग क्या करने वाले हैं, 10,000 10,000 10,000। मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा, जस्ट मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, फिर प्रपोर्शनल कैपिटल 4:1 क्या, 4 मतलब 4 × 1 है, तो 4 स्टेज में और 1 स्टेज में, 4 स्टेज और 1 स्टेज मतलब जो रेशियो है इसको मल्टीप्लाई करना, तो कितना आएगा 10,000। 10,000 मल्टीप्लाई 2 मतलब कितना आएगा 20,000। फिर ये मल्टीप्लाई 3 मतलब कितना आएगा 30,000। ओके, फिर तो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेस कैपिटल कैसे मिलेगा, 2 - 5। 2 मतलब क्या, एडजस्टेड माइनस प्रपोर्शनेट, तो 10 में से 10 गया, कितना बचा सर नील। मुझे आपको यही बताना था। देखो अभी और समझेगा क्लियरली। फिर इसमें से ये माइनस करो, कितना बचा 20,000 और 90 में 30 गया 60,000। मतलब पहले स्टेज में मालूम पड़ गया कि ए का कैपिटल बहुत कम है एज कंपेयर टू बी एंड सी। तो जब कभी ये एक्सेस कैपिटल होता है ना, हमेशा तीनों में से किसी ना किसी एक पार्टनर का नील होगा। फिर आप लोग यही सारे सेम स्टेजेस कंटिन्यू करोगे, इधर 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 कुछ नहीं आएगा अभी। ठीक है, इधर कुछ नहीं आएगा, बाकी इन दोनों का आएगा। फिर एंडिंग में ना इधर भी ना इन दोनों में से किसी एक पार्टनर का नील होगा और किसी एक पार्टनर का एक्सेस आएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आपको ना ये 6 स्टेप आपको याद रखना है बस। 6 स्टेप के बाद देखो ना, ये पीएसआर आ गया, बस ये एडजस्टेड कैपिटल नहीं आता। फिर यूनिट कैपिटल का यूनिट कैपिटल, बेस कैपिटल का बेस कैपिटल, प्रपोर्शनेट का प्रपोर्शनेट और एक्सेस का एक्सेस। ठीक है, बस न्यू वर्ड आ जाता है। इसका पी एक्स्ट्रा आ गया है, हम लोग पी को एक गायब कर देते हैं। अरे उड़न, ठीक है, चलो तो इस तरह से करना। हाँ, जब 2-3 बार हम लोग कर देंगे, 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो ऑटोमेटिक याद भी हो जाएगा। बस क्या रखना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडजस्टेड कैपिटल, यूनिट कैपिटल, बेस कैपिटल, प्रपोर्शनेट और एक्सेस, ऐसे 6 स्टेप खाली याद रखो। फिर हम लोग आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको रिपीट करना और कुछ नहीं। ओके, ये हो गया एक्सेस कैपिटल के बारे में। सेकेंड स्टेप क्या था, एक्सेस कैपिटल के बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी करता है, क्योंकि इसके बेस पे ही आपका थर्ड स्टेप डिपेंड होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, इसके बेस पे ही आपका थर्ड स्टेप डिपेंड होता है, तो ध्यान से सुनना एंड समझना। अच्छा, पहले उससे पहले देख लेते हैं कि एडजस्टेड कैपिटल होता क्या है। जैसे मैंने बताया आपको, द अमाउंट ड्यू टू ईच पार्टनर बाय वे ऑफ कैपिटल एडजस्टेड फॉर करंट अकाउंट बैलेंस रिजर्व एक्सेट्रा, मतलब जो भी रहेंगे आपका सब कुछ एडजस्ट करने के बाद कैपिटल अकाउंट एज पर बैलेंस शीट आपको जो दिया रहेगा। अगर करंट अकाउंट दिया है, रिजर्व सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, अगर सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मतलब कहाँ पे दिया होता है सॉरी, लाइबिलिटी साइड दिया है तो ऐड करना है। अगर वही सारी चीजें आपका एसेट साइड दिया है तो क्या करना है, लेस करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इन तीनों में से अगर कुछ भी आपका लाइबिलिटी साइड दिया है तो उसको कैपिटल के साथ ऐड करना है, एंड अगर इनमें से कुछ आपका एसेट साइड दिया है तो कैपिटल में से लेस करना है, एंड जो फाइनल आंसर मिलेगा वो आपका होगा एडजस्टेड कैपिटल। ऐसा आपको तीनों पार्टनर करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे तो एक ही कॉलम बनाया, तो 3 पार्टनर का 3 कॉलम बनेंगे। ओके, उतना ही, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जब हम लोग सम करेंगे वहां और डिटेल में देखेंगे। मैंने बहुत कुछ बता दिया, उतना कुछ होता नहीं है, आपको आता नहीं है। आपके पेपर में सिर्फ क्या पूछेगा, रिजर्व सरप्लस और ड्राइंग, इतना ही पूछ सकता है। तो रिजर्व सरप्लस को ऐड करने के बाद डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। 5 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, तो नेक्स्ट स्टेप ऑर्डर ऑफ पेमेंट। देखो
इसको समझने से पहले ना मैं आपको ना एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। आप लोग कुछ सोचना पहले उस पर कि पहले किसको पे करना चाहिए, देन किसको पे करना चाहिए, फिर हम लोग ना अपने एक्चुअल स्टेजेस के पास आएंगे। सोचना, प्लीज़ सोचना, थोड़ा दिमाग को काम पे लगाओ एंड लिखो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक क्लियर नहीं होने वाला है चीज़ें। ओके चलो, मैं आपको ना कुछ स्टेजेस बता रहा हूँ, पहले एक समझ लो इसका रूल क्या है, इस गेम का रूल क्या है। हमारे पास ना पैसा अगर बहुत सारा एक साथ आ जाता है तो हम लोग अपने सारे लाइबिलिटीज को पे करके अपना काम खत्म कर देंगे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि पूरा पैसा हमें एक साथ नहीं मिल रहा है, थोड़ा 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 पैसा आ रहा है। तो जब थोड़ा थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा थोड़ा लाइबिलिटीज हमें पे करना है। मतलब आपको सोचना है कि अगर आपके पास 5 से 6 तरह के लाइबिलिटीज है तो फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दे करके आप पेड करोगे। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे, सेकंड प्रेफरेंस किसको दोगे, थर्ड प्रेफरेंस किसको दोगे। हाँ ये डैम श्योर है सबको पे करने वाले, लेकिन एक साथ में सबको पे नहीं करेंगे। थोड़ा पैसा आएगा फिर पे करेंगे, थोड़ा पैसा आएगा फिर पे करेंगे। तो वैसे आपको प्रेफरेंस सोचना है, ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ठीक है। मतलब पहला किसको पे करेंगे, फिर उसके बाद किसको पे करेंगे, फिर उसके बाद किसको पे करेंगे, सोचना है आपको, ठीक है। लेट एज्यूम आप एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट हो रहे हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने टेम्पो वगैरह कुछ मंगाया, तो उसके लिए आपको या फिर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सिंपल सा, ठीक है। सामान शिफ्ट करने के लिए या अपने आप को शिफ्ट करने के लिए ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी है आपका। सेकेंड, मान लो आपने बैंक से लोन लिया है, क्या बोला मैंने, बैंक से लोन लिया हुआ है, और वो भी सिक्योरिटी के तौर पे, सिक्योर लोन जिसको बोलते हैं हम लोग। अच्छा, सिक्योरिटी के तौर का मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि हमारा लोन एकदम सेफ है। इसका ये मतलब होता है कि आपने अपना प्रॉपर्टी एज अ मॉर्गेज रखा है, आपने अपना प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन लिया है। अगर आपने लोन टाइम पे पेड नहीं किया तो आपका प्रॉपर्टी बैंक हड़प लेगा, वन काइंड ऑफ, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपके पास कि अपने फ्रेंड से आपने बोरो किया, चलो जो महान होते हैं हमारे लिए, कोई खुद देता है, कोई कोई नहीं देता है, तो बोरो किया हमने अपने फ्रेंड से, ओके। फिर उसके बाद आपने एक और लोन लिया है बैंक से ही, बट वो अनसिक्योर्ड है, मतलब उस पर कोई आपने मॉर्गेज नहीं रखा है, बस आपको उस पर इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। वो अनसिक्योर्ड है, मतलब आपने कोई भी प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखा उस पर। ऐसा नहीं है कि लोन पे नहीं करोगे तो आपका प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं, समझिए। चलो, उसके अलावा कोर्ट में केस चल रहा है, तो उसके लिए आपको हमेशा पैसा देना पड़ता है ना, एडवोकेट वगैरह को। तो कोर्ट में एक केस चल रहा है, 5 कॉन्सेप्ट हो गए, और एक क्या दे दूं मैं आप लोग को, चलो एक लास्ट फाइनल वाला। जब पैसा कम पड़ा तो आपने अपने फैमिली से भी बोरो कर लिया। आपने क्या किया, अपने फैमिली से भी फंड बोरो कर लिया, मतलब उधार में ले लिया। होता है ऐसा, ठीक है। बोरो, अब सोचो जरा, मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। आप अगर आपके पास पैसे आते जाता है तो पहला नंबर किसको पे करोगे, सेकंड नंबर किसको पे करोगे, थर्ड किसको पे करोगे, सोचो। आप लोग का आंसर देना है, ठीक है, सोचो। और उसको सामने नंबरिंग करके रखो अपने टेक्स्ट बुक पे, नोटबुक पे, कहीं पर भी। चलो सोच लिया, अब मैं बताता हूं। देखो, पहले इसको हम लोग जनरल लाइफ में सोचेंगे, फिर इसको हम लोग अपने बिजनेस, अपने चैप्टर से लिंक करेंगे, ठीक है। जस्ट थिंक, आपने ट्रैवल किया, जब तक आप ट्रैवलिंग का पैसा दोगे नहीं तब तक आपका सामान आपके घर पे नहीं आएगा, या फिर आपको फॉर एग्जांपल बस कंडक्टर आपको बैठने नहीं देगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग सबसे पहला फर्स्ट प्रेफरेंस देने वाले हैं किसको, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को, ओके। अब उसके बाद काफी सारा लाइबिलिटीज बन रहा है आपके पास। अब बैंक लोन सिक्योर्ड है, बहुत बड़ा रिस्क तो इन सबके कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये है, लेकिन उससे पहले एक और ये कोर्ट में केस चल रहा है। अगर मैं एडवोकेट को टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करता, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं एक तरह कंटिजेंट, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट समझ के रखो, जब कोर्ट में केस चल रहा है तो अपने फर्स्ट प्रेफरेंस ये आ जाता है, अगर आपने कोर्ट का केस का जो भी मामला कंप्लीट नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में जा सकता है, ठीक है ना, आपके अगेंस्ट में जा सकता है। मतलब सेकेंड प्रेफरेंस हम इसको देने वाले हैं। अब थर्ड प्रेफरेंस किसको बनता है, फैमिली को तो हम लोग हमेशा लास्ट में रखते हैं, लास्ट इंस्टेंस पेमेंट के मामले में, ओके। देन फ्रेंड, ये तो अपने ही है,
ठीक है, वो चाहे जैसे भी हो। अब बचा दो ही चीज, बैंक लोन वाले। अब सोचो दोनों में से किसको आना चाहिए, सोचो। मैंने बताया स्टार्टिंग में, इस पे सिक्योरिटी है, मतलब आपका प्रॉपर्टी जाने के चांसेस है, इसमें प्रॉपर्टी जाने के चांसेस कम है, सिर्फ इसमें इंटरेस्ट जाएगा। इसमें इंटरेस्ट प्लस प्रॉपर्टी दोनों में जाने के चांसेस है, मतलब थर्ड प्रेफरेंस किसको दूंगा मैं, बैंक लोन को, वो भी सिक्योर्ड वाला। देन उसके बाद 1 2 3, मैंने क्या बोला, फैमिली तो अपना ही है, फ्रेंड भी अपना ही है, तो बचा क्या बाहर वाला, ये। तो फोर्थ प्रेफरेंस किसको देंगे हम लोग, बैंक लोन, वो भी अनसिक्योर्ड वाला। अब बचे दो चीज, फ्रेंड्स एंड फैमिली। लास्ट में जब बचता कुछ था तो हम लोग किसको देते हैं, फैमिली को। तो बचा कौन, फ्रेंड। इसको नहीं दिया ना तो बाहर बहुत नाम खराब करेगा ये, तो इसको पे करेंगे फिफ्थ वन। और लास्ट में किसको पे करेंगे हम लोग, सिक्स्थ वन, फैमिली को। एंड फिर भी अगर पैसा बच जाता है तो फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पार्टी। ठीक है, तो कुछ ये स्टेप्स हमारे रियल लाइफ में है। ठीक है, तो अब उन्हीं चीजों को हम लोग अपने प्रैक्टिकल बिजनेस लाइफ में इंपोर्ट करते हैं। देखो पहला क्या है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, मतलब बिजनेस को बंद करते वक्त कुछ ऐसे एक्सपेंसेस लगते, रियलाइज करते वक्त कुछ ऐसे एक्सपेंसेस लगते, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जैसे एग्जांपल की बात करूं, किसी एजेंट को पे कर दिया मैंने कि मेरा प्रॉपर्टी सेल कर दे वगैरह, तो वो एक्सपेंसेस हो गया एक तरह का। या फिर वही सामान में एक जगह से वहां पे कैरिज पे कर रहा हूं, तो वो सारे क्या हो गया आपका, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब था ना गवर्नमेंट ड्यू, सेकंड स्टेप क्या था, कोर्ट में केस चल रहा है, तो हो सकता है कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब इट मे बी हैपन, इट नॉट मे बी हैपन, मतलब देना भी पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता है। तो कंटीजेंट लायबिलिटी के लिए पैसा मैं हमेशा साइड में रखता हूँ, ये आपके सिलेबस में आता नहीं है बट फिर लिख के रखा हूँ मैंने। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट का टैक्स, जीएसटी ये कुछ पे करना बाकी है तो पहले प्रेफरेंस में उसको पे करूंगा मैं बाकी कंपेयर में। थर्ड वन क्या देखा था हमने यहाँ पे, बैंक लोन सिक्योर्ड वाला, जो प्रॉपर्टी गिरवी था, देखो यहाँ पे सिक्योर्ड आउटसाइडर, बाहर वाले लोग हैं ना। फिर क्या देखा हमने, अनसिक्योर्ड, ये देखो अनसिक्योर्ड। फिर क्या देखा, वो अपने अपने कलेजी वाले लोग, मतलब कौन, फ्रॉम फ्रेंड, मतलब पार्टनर लोन। एंड फाइनली घर पे मतलब खुद का पैसा, मतलब कैपिटल। और लास्ट में जो बचेगा क्या था, पार्टी, मतलब डिस्ट्रीब्यूट टू अमंग पार्टनर। मीनिंग समझा तो वापस से रिपीट एक बार करता हूँ, एक बार अच्छे से। अगर नहीं समझा तो बस बैक जा करके वापस से देखो, बैक जा करके, बट फिर भी रिपीट करता हूँ मैं। सबसे पहले आपको हमेशा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना है। उसके बाद जो गवर्नमेंट के ड्यू बाकी रहे, जैसे टैक्सेस हो गया, जीएसटी हो गया, उसको पे करना है। देन उसके बाद आपको आउटसाइडर लायबिलिटीज पे करना है। आउटसाइड लायबिलिटी से कौन सा, सिक्योर्ड। अच्छा, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड कैसे समझे, अगर ब्रैकेट में लिख के दिया है सिक्योर्ड तो ही आपका सिक्योर्ड है, अगर नहीं लिख के दिया है, कुछ बताया नहीं गया है, तो लेट एज्यूम दैट दिस लायबिलिटीज इज योर अनसिक्योर्ड लायबिलिटी। ओके, तो ये होने के बाद अगर इसका पेमेंट हो गया तो नेक्स्ट स्टेप पे किसको पे करूंगा मैं, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी का पे करूंगा। इसका भी पेमेंट हो गया तो किसको पे करूंगा, चेक करूंगा क्या कोई पार्टनर्स लोन है क्या। जैसे होता है ना, कोई पार्टनर ने एक्स्ट्रा फंड दे के रखा एज अ लोन, तो उसको पे करूंगा। पार्टनर्स लोन भी पेमेंट हो गया तो किसको पे करूंगा, जो पार्टनर ने एक्स्ट्रा कैपिटल दिया है हमारे बिजनेस को, जो ना एक्सेस कैपिटल, ये वाला एक्सेस कैपिटल, तो जो पार्टनर ने एक्स्ट्रा पैसा दिया उसके रेशियो के कंपेयर में उसको पे करूंगा। फाइनली जब सबको पेड हो जाएगा तो जो बचा कुछ और पैसा वो लोग क्या करेंगे, आपस में अपने रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यही 7 ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, दिमाग में बिठा लो, चढ़ा लो, चिपका लो, जो करना है कर लो, बस ये भूलना ही नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना ही लिखना है और याद रखना ही रखना है, क्योंकि इसी के बेस पे नेक्स्ट स्टेप है, 7 स्टेप। ठीक है, दिमाग में बिठा लो, हर क्वेश्चन में यूज होने वाला है आपका ये। हाँ, हो सकता है कि सेकंड नहीं है तो बचेगा कितना, 6 स्टेप, ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, इसमें से कौन सा कंपलसरी पूछता वही बता दूं मैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट, रियलाइजेशन, अनसिक्योर्ड, पार्टनर्स लोन, ये और ये। ठीक है, कंटीजेंट और सिक्योर्ड बहुत रेयर पूछता है। ठीक है दोस्तों, अब लास्ट चीज क्या बचता है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में कॉलम, कंपलसरी वाले कॉलम मैंने बता के रखा है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वीडियो ऑलरेडी लेंदी हो चुका है तो इसमें नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जरूर बताऊंगा मैं। तो देखो, पहले डेट का कॉलम होता है, डेट नहीं होगा तो सीरियल नंबर होगा, या फिर कोई बनाता भी नहीं है इसको, बट बना दिया करो डेट, अदरवाइज सीरियल नंबर। पर्टिकुलर में हम लोग लिखेंगे कि बैंक आया, फर्स्ट रियलाइजेशन आया, किसको पेड किया, कितना बैलेंस बचा, इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। आपके पास पहले कितना कैश बैलेंस था, आपने कितना पे कर दिया तो कितना बच गया बैलेंस, इस तरह से कैश बैलेंस में आएगा आपका। जब तक आपका कैश बैलेंस नील नहीं होता तब तक आप लोग एक भी रियलाइजेशन का पैसा मत लिखना। यहाँ पे मैंने क्या बोला, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कैश था 300 रुपये, ठीक है,
आपने एक्सपेंसेस को पे कर दिया 300 रुपये, 200 रुपये पे किया तो कितना बचा 100 रुपये। तो पहले ये 100 रुपये एडजस्ट करो, मतलब फॉर एग्जांपल क्रेडिटर को पे कर दिया 100 रुपये तो कितना हुआ 0। उसके बाद आप क्या करो, फर्स्ट रियलाइजेशन का पैसा लिखो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, जब तक कैश बैलेंस नील नहीं होता है तब तक आप लोग नेक्स्ट रियलाइजेशन का अमाउंट नहीं लिखने का, नहीं लेने का। समझेगा आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत ही क्लियरली। उसके बाद लायबिलिटीज एंड पार्टनर्स देखना होता है, आपके पास कितने लायबिलिटी से चेक करना है। ठीक है, पहले तो 3 पार्टनर्स, तो पीछे से 3 पार्टनर कॉलम बनाने का। और अगर मान लो 3 लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और एक बैंक लोन, तो 3 के अलावा और 3 कॉलम बनेगा। ठीक है, मैंने बनाया नहीं, मैंने एक ही कॉलम बना के दिखाया आप लोग को। तो इसको हम लोग ज़्यादातर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में समझ सकते हैं, इसे मैंने यहाँ बताया नहीं है। बस ये 2 चीज़ याद रखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेमेंट मतलब ऑर्डर ऑफ पेमेंट, और एक क्या, एक्सेस कैपिटल। ये फॉर्मेट लिख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इसके बिना आप चैप्टर कंप्लीट नहीं कर सकते। और इस तरह से हमारा खत्म होता है ये चैप्टर, मतलब ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।